Good afternoon, guys. Welcome back to the session. वेलकम बैक टू द सेशन गाइस। कैसे हैं आप सब? कल हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 विच वाज बिजनेस एनवायरनमेंट सी सेट का पेपर नंबर 2 का बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, है कि नहीं बॉस? अब हम क्या कर रहे हैं, आज इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। क्विकली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। आ जाइए गाइस, क्विकली क्विकली आ जाइए। गुड आफ्टरनून मैम, हाय मैम करके मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बॉस, करते हैं स्टार्ट। कल हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या देखा था मैम? हमने देखा था कीथ डेविस एंड एंड्रयूज की डेफिनेशन देखी थी। देन हमने देखा था कि मैम बिजनेस एनवायरनमेंट के पर्टिकुलर फीचर्स क्या होते हैं वो हमने देखे थे। देन हमने उसके बाद देखा था, हमने आपको जनरल जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि देयर इज two type of environment that exist around your business. One is internal environment, जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करता है। मैंने वहां पे आपको थ्रेड वाला एग्जांपल दिया था, राइट? एंड देन आई टुक द नेक्स्ट पार्ट विच वाज व्हाट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली हमारे मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, और एक ये ऐसा फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस के बाहर के जो सिर्फ हमें ही नहीं पूरी इकोनॉमी को ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया था कोविड 19, बिकॉज कोविड 19 के आने से सारी की सारी इंडस्ट्री, सारी इकोनॉमी क्या हो गई थी, हैम्पर हो गई थी, हिल गई थी, सबको इफेक्ट पड़ा था, राइट? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, विच इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब बोल रहा है इंडेक्स, हम बोल देते हैं एक तरीके का सर्वे हुआ था। अभी ये सर्वे किया किसने था मैम? ये सर्वे वर्ल्ड बैंक ने किया था इंडिया के लिए, कि कितना इजीली आप कोई बिजनेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इट इज प्योरली रीडिंग टॉपिक जो आपको इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। जहां जहां पे कुछ चीजें और जो फैक्ट्स हैं आपको याद करने हैं, वो मैं आपको याद करने के लिए मार्क करवाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इन द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, भाई डीबीआर रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था जिसके अंदर 2019 में उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की थी कि भाई बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया ने 23 पोजीशन का जंप क्या किया था, शो किया था। its rank of 100 in 2017 to be placed now at 77th rank among 190 countries assessed by the World Bank. समझो, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक असेसमेंट किया। उस असेसमेंट में टोटल 190 कंट्रीज थी। कितनी कंट्रीज थी? 190 कंट्रीज थी, जिसका असेसमेंट किया कि भाई बिजनेस कैसे कैसे कितना इजीली किस तरीके से हर कंट्री कर रही है। तो उसमें 2017 में और 2018 की बात की गई है, ये रिपोर्ट 2019 में आई। समझना, 2017 के अंदर उन 190 कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंक था ना मैम, वो रैंक था 100। क्या रैंक था मैम? वो रैंक था 100 पोजीशन पे। कितनी पोजीशंस में से? 190 पोजीशंस में से, राइट? और ये पोजीशन से आगे आके इंडिया टॉप 77th रैंक पे चला गया। मतलब एक साल के अंदर अंदर उसने कितनी पोजीशन जंप करी? 23 पोजीशंस जंप करके 2017 से 2018 में वो 100 से 77th रैंक पर आया। और ये जो स्टडी, जो पूरा सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी, विच इज नोन एज डीबीआर रिपोर्ट 2019। एम आई क्लियर गाइज? अभी ये बोल रहा है इंडियाज लीप ऑफ 23 रैंक्स
इंडिया का जो ये जंप था 23 रैंक का इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इज सिग्निफिकेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग दैट लास्ट ईयर इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंक बाय 30 प्लेसेस। मतलब इस साल जो है अगर हम इससे पीछे जाएं तो उससे पीछे की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 2016 में इसका 130th रैंक था, उससे ये किस पे आया भाई 100 पे आया, मतलब टोटल 30 पोजीशंस और आगे आया। देन उसके एक साल बाद 77 पे आया, मतलब 23 पोजीशंस आगे आया। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने आप को बिजनेस करने के तरीके में इम्प्रूव किया है, तभी तो ईयर ऑन ईयर इंडिया इतने जंप्स ले रहा है। 2000 हमें 2017 का बताया कि 100 था, 100 से 77 पर आए, राइट। फिर उसके बाद नीचे बोल रहा है कि भाई इंडिया की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सिग्निफिकेंट है बिकॉज हम देख रहे हैं लास्ट ईयर इंडिया ने अपना तीसरे रैंक इंप्रूव किया। मतलब लास्ट ईयर मतलब 2017 से एक साल पहले विच इज 2016, उसमें 130th रैंक रहा होगा, उसने अपने आप को 30 पोजीशन इंप्रूव करा, 100 पे लेके आया। मतलब पिछले साल तो 30 पोजीशन का जंप था, इस साल 23 पोजीशन का जंप है। स्टिल बहुत अच्छा है, ये दिखा रहा है कि भाई इंडिया कैसे ईयर ऑन ईयर अपने बिजनेस करने के तरीके को इम्प्रूव कर रहा है। अ रेयर फीचर फॉर एनी लार्ज एंड डाइवर्स कंपनी, मतलब इतना जंप जो है ये बहुत ही कम किसी बहुत इतनी बड़ी कंट्री के लिए देखने को बहुत कम मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी गुड एज पर से इट इज कंसर्न्ड विद बिजनेस, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, समझ में आ रहा है आपको? एनी डाउट गाइस जो अभी मैंने आपको समझाया उसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स रैंक इन 53 पोजीशंस इन लास्ट 2 years एंड 65 पोजीशंस इन लास्ट 4 years। अभी समझना, हम पिछले 2 सालों की और पिछले 4 सालों की बात कर रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर 2018 में है, ठीक है। इससे पीछे जाते हैं तो हम आ जाएंगे 2017 में, और इधर हमने रिपोर्ट दी है, ये है हमारी डीवीआर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इससे पिछले 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब इससे 2 साल और पीछे जाओ, मतलब 2016 तो ये आ जाएगा थर्ड ईयर, और इससे एक साल और पीछे तो ये हो जाएगा हमारा 2015 विच इज फोर्थ ईयर। अब हमें पता है 2017 से 18 के बीच का जो जंप है वो कितने पोजीशंस का है, जस्ट अ सेकंड गाइस। 2018 और 19 हमने कहा 23 पोजीशंस में आगे आया, तो यहाँ पे 77th रैंक है, यहाँ पे 100th रैंक था। तो 23 रैंक्स इसने अपने आप को क्या किया है, एक साल के अंदर इम्प्रूव किया है। इससे पीछे एक साल मतलब 2017-18 हमारा एक साल, उससे पीछे हमने देखा 30 पोजीशंस इंप्रूव किया था, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 130 रहा होगा। तो यही तो बोल रहा है कि भाई पिछले 2 सालों को अगर देखें विच इज 2016 से 2018, तो हमने 53 पोजीशंस को क्या 53 पोजीशंस हम आगे आए हैं। तो 30 प्लस 23 विल गिव यू 53 पोजीशंस। और अब इन 2 सालों से भी पीछे 2 साल चले जाए तो 2014 से लेके 2016 तक इंडिया ने अपने आप को 65 पोजीशन आगे लेके आया है। आ रहा है क्या समझ में? पिछले 2 सालों में 53 पोजीशंस, उससे पिछले 2 सालों में मतलब टोटल 4 सालों में 65 पोजीशंस आगे आया है। मतलब ये टोटल 4 साल यहाँ से लेके यहाँ तक 65 है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये सारे फैक्ट्स हैं जिसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पिछले साल जो जंप था वो 23 का था, और उससे पिछले साल जो जंप था वो 30 प्लेसेस का था। बस इतना ध्यान रखना है आपको, दैट्स इट। इसके बाद आगे आते हैं। The doing business assessment provides objective measures of business regulations
and their enforcement across 190 countries on 10 parameters affecting a business through its life cycle. भाई अब आप एक इंडेक्स बना रहे हो, बिजनेसेस को चेक कर रहे हो, बिजनेसेस को जंप कर रहे हो, तो कुछ पैरामीटर्स तो होंगे, कुछ फैक्टर्स तो होंगे जिसके अगेंस्ट आप उन बिजनेसेस को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो. तो हम कह रहे हैं भाई ऐसे 10 पैरामीटर्स लिए हमने, ऐसे 10 फैक्टर्स लिए जो किसी भी बिजनेस की लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, उस लाइफ साइकिल का पार्ट बनते हैं. तो हमने वही 10 पैरामीटर्स उठाए और उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हम हर बिजनेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं हर कंट्री वाइज. द डीबीआर रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर. अभी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम क्या बोल रहे हैं, जो भी डीबीआर रैंकिंग होती है डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर का मतलब आगे आना, मतलब आप पीछे से चल के कितना ईयर ऑन ईयर आगे आ रहे हैं. भाई 130 पे थे, फिर 30 पोजीशन जंप करके डिस्टेंस टू फ्रंटियर मतलब और आगे आए, दूर से आगे आना. डिस्टेंस मतलब दूर, टू फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब आगे आना. तो आप कितना आगे आए, पहले 30 पोजीशंस आगे आए, फिर 100 पे आए, फिर उसके बाद 23 का जंप किया, 77 पे आए. तो आप पिछले 2 सालों में टोटल तुम्हारा डिस्टेंस टू फ्रंटियर 53 पोजीशंस का है. A score that shows a gap of an economy to the global best practice. This year इंडिया का DTF स्कोर देखो, एक है DBR रिपोर्ट, जो ये 10 पैरामीटर्स पे हम चेक कर रहे हैं, उससे एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसको हम DBR रिपोर्ट बोलते हैं. अब ये रिपोर्ट में रैंकिंग कैसे होगी, डिस्टेंस टू फ्रंटियर बेसिस पे रैंकिंग होगी, स्कोर्स दिए जाते हैं. अब ये स्कोर्स जो है पहले 67.23 था से आगे आ गए हैं, हम और आ गए हैं, सॉरी, ये पहले 60.76 पे था और इससे हम 67.23 पे आ गए हैं. डिस्टेंस टू फ्रंटियर मतलब डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो रैंकिंग क्या हो रही है हमारी, बढ़ती जा रही है. इम्प्रूव्ड टू 67.23 टू 67.76. ऑफ कोर्स ये डीटीएफ स्कोर 100 में से होता है, तो पहले हमारा हम पीछे थे, तो हमारा जो स्कोर था 60.76 था. अब जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं तो हमारा डीटीएफ स्कोर क्या होता जा रहा है मैम, हमारा डीटीएफ स्कोर इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है क्या. नेक्स्ट इज इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंक इन 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स. भाई जो 10 पैरामीटर्स थे उसमें से 6 में इंडिया ने अपने रैंक को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है. एंड हैज मूव्ड क्लोजर टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्टेंस टू फ्रंटियर. मतलब इंटरनेशनली कुछ बेस्ट डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर्स होते हैं जिसके अंदर जो है 10 में से 7 इंडिकेटर्स को बहुत अच्छा माना जाता है. तो भाई हमारे 10 में से 6 तो इंडिया, 6 इंडिकेटर्स में तो इंडिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इट इज वेरी गुड थिंग. But the most dramatic improvement has been registered in the indicators related to construction permit. अभी देखो मैंने आपको बोला था टोटल 10 पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे हमें देखो क्या 6 बताए गए. ऐसे 6 जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो ईयर ऑन ईयर क्या हो रही है, इम्प्रूव होती जा रही है. देखो कंस्ट्रक्शन परमिट में 181 पे थे, बढ़ के आगे 52 पे आ गए आप. ठीक है. देन आप मतलब सबसे अच्छा चेंज आपने 129 पोजीशंस का जंप किया है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में. देन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, हर बॉर्डर के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें आप 66 पोजीशंस जंप कर कर आए हैं. स्टार्टिंग अ बिजनेस में आप 19 पोजीशंस आपने जंप करी हैं. गेटिंग अ क्रेडिट मतलब पैसा अरेंज करने की फैसिलिटी को आपने 7 पोजीशंस मतलब आपने प्रॉपरली जो फाइनेंस है उसको क्या किया है, जनरेट किया है. इलेक्ट्रिसिटी में आप 5 पोजीशंस पे आए हैं. इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाने में आप 1 पोजीशन पे आए हैं. ओवरऑल 2017 से 18 में आप 23 पोजीशंस पे आए हैं. तो इन शॉर्ट जो अभी तक हमने पढ़ा डीबीआर रिपोर्ट, देखो वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स बनाया था, एक असेसमेंट किया था सारी 190 कंट्रीज के ऊपर, जिसमें हमने एक रिपोर्ट दी 2019 में. तो हमने देखा पिछले साल 2017-18 में इंडिया ने 23 पोजीशंस का जंप किया है. उससे पीछे एक और साल चले जाओ, मतलब डीबीआर रिपोर्ट के पिछले 2 सालों में 53 पोजीशंस का जंप है, और डीबीआर रिपोर्ट से पिछले 4 साल देख लो तो 65 पोजीशंस का जंप है.
मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये आपको एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। समझ में आया क्या? ये 53 जंप और 65 पोजीशंस का जंप, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट, रुको मैं इसको क्लीन करती हूँ फिर समझाती हूँ। एमसीक्यू कहाँ कहाँ आ सकता है मैम इसमें? एक तो ये 53 और एक ये 65 पोजीशन पे आ सकता है, आपको मार्क करना है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इज, हम बोल रहे हैं कि भाई डीबीआर रैंकिंग जो होती है ना, डिस्टेंस टू फ्रंटियर पे होती है, जिसमें इंडिया ने अपने रैंक को 60.76 से 67.23 पे इम्प्रूव किया है। तो एक ये एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है। एंड लास्ट इज, इंडिया ने अपने रैंकिंग को 10 इंडिकेटर्स में से 6 इंडिकेटर में इम्प्रूव किया है। और ये इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जिसका फाइनल रिजल्ट है कि भाई ओवरऑल 23 इंडिकेटर्स में हम क्या कर रहे हैं, आगे आए हैं। तो आपने ये मार्क कर लिया, ऊपर 53, 65 एंड नीचे डिस्टेंस टू फ्रंटियर फैक्टर। इससे पीछे वाले पेज पे एक बार मैं आपको मार्किंग करवा देती हूँ। क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने पिछले एक साल में 23 रैंक का जंप किया है, जो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, और 30 उससे पिछले साल में 30 पोजीशंस का जंप है। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। ये आपको एमसीक्यू के लिए मार्क करना है। अभी दिस इज मार्क, यहाँ पे हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये इंडेक्स में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये 6 इंडिकेटर्स मैम कौन से थे, रैंक्स आपको ये याद नहीं करना है। जो मैंने आपको एमसीक्यू के लिए मार्क करवाया है, दैट पार्ट यू हैव टू कंसिडर एंड यू हैव टू रिमेंबर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस आर, वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर्स फॉर द ईयर। भाई यार 23 पोजीशन का जंप बहुत अच्छा जंप होता है, तो इंडिया को उन्होंने क्या बोला, टॉप परफॉर्मर बोला, टॉप इम्प्रूवर बोला ऑफ द ईयर। दैट इज द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉर विच इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप परफॉर्मर। जब इंडिया ने 30 पोजीशंस का लीप लिया था, तब भी उसको टॉप परफॉर्मर बोला गया। फिर जब उसने 23 पोजीशंस का लीप लिया, तब भी उसको टॉप परफॉर्मर बोला गया। तो ऐसा कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब लगातार 2 साल इंडिया को क्या बोला गया, टॉप परफॉर्मर बोला गया। ठीक है क्या गाइस? आई एम क्लियर। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं, इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप इम्प्रूवर इन द कॉन्सिक्यूटिव ईयर। अभी हमने बोला भाई एक साल में 30 का जंप तो टॉप परफॉर्मर, दूसरे साल में 23 का जंप तो टॉप परफॉर्मर। तो इंडिया ऐसा एक कंट्री बना जो कॉन्जिक्यूटिवली दोनों साल, मतलब एक साल के बाद लगातार दूसरे साल उसने क्या करा, अपना टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में, टॉप इम्प्रूवर की कैटेगरी में आया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर टॉप परफॉर्मर हर 2 साल रिकॉग्नाइज किया गया। मैम अब साउथ एशियन कंट्री तो समझ में आता है, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? भाई ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मतलब इन 6 कंट्रीज में से इंडिया भी एक टॉप इम्प्रूवर कहलाया था कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक साल। इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन द 2 years by any large country since 2011 in doing business assessment by improving its rank by 53 position। भाई 2 सालों में 53 पोजीशन किए 2019 से, और 2000 इससे पिछले 2 साल और चले जाए, मतलब टोटल पिछले 4 सालों में 65 पोजीशन। भाई 4 सालों में मिला के 65 है और पिछले 2 सालों में 53 है। तो भाई लास्ट 2 years का जंप कितना बड़ा हो गया, आप देखो कितना बड़ा है। ये आप माइनस कर देंगे अगर 65 में से 53, तो विल गिव यू 12। मतलब अगर हम 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 की बात करें, तो यहाँ से यहाँ जो इसने अपनी इम्प्रूवमेंट करी वो 53 पोजीशंस की करी, और यहाँ से यहाँ मिला के टोटल 65 की है। तो इसके बीच की कितनी रही भाई, 12 ही रही।
तो ये तो 12 ही थी, बट यहाँ पे 53 पोजीशंस का जंप बहुत अच्छा जंप माना जाता है। इसलिए कॉन्जिक्यूटिवली इंडिया को दोनों साल लगातार एक टॉप इम्प्रूवर कंट्री माना गया, और इंडिया भी पहली बार ब्रिक्स और एशियन साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर आया था। क्यों आया था? क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिवली क्या कर रहा था, अपने रैंक्स को इम्प्रूव कर रहा था। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। As a result of continued performance, India is now placed at the first position among South Asian countries as against 6th in 2014. हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया अब फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है अपने 6th रैंक से। मतलब भाई 2014 में जब इंडेक्स हुआ और 2019 में जब इंडेक्स हुआ तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे था, आगे आके फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है अपनी कंटिन्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ईयर ऑन ईयर अपने रैंक्स को इम्प्रूव कर रहा है, राइट। इंडिकेटर वाइज हाईलाइट, अब हमने जो 6 इंडिकेटर पढ़े थे ना ऊपर टेबल के अंदर, देख लीजिए इस पेज पे, यहाँ पे हमने ये 6 इंडिकेटर्स पढ़े गाइस, राइट। चलो अब हम बोल रहे हैं इन 6 इंडिकेटर्स को हम इंडिकेटर्स वाइज ही हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन परमिट्स को देखते हैं। अब देखो गाइस, ये ना प्योरली वन टाइम रीडिंग टॉपिक है। इसमें मैं आपको कुछ भी एमसीक्यू के लिए मार्क नहीं करवाऊंगी। इससे पहले जो मैंने आपको एमसीक्यू के लिए मार्क करवाया है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए। Procedures reduced from 37 to 20 in Mumbai and 24 to 16 in Delhi। भाई हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन परमिट, जहां पे भी आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो आपको पता है कि आपको क्या लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है। परमिट कौन देता है भाई, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है कि ओके इफ यू वांट टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे प्रोसीजर्स थे, परमिशन लेने का जो प्रोसीजर होता है उसको भी रैंकिंग दी गई है। भाई दिल्ली में वो रैंकिंग 24th पोजीशन पे थी, मतलब 24% कॉम्प्लिकेटेड था, जो कम होके अब और इजी हो गया है, 16 पोजीशन पे आ गया है। सिमिलरली मुंबई में वो 37 पे था, 20 पे आ गया है। आई एम सेइंग इट अगेन गाइस, आपको इसको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार समझना है। ऊपर जहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यू मार्क करवाए हैं वो आपको सिर्फ क्या करना है, याद करना है। टाइम रिड्यूस हो रहा है भाई, जहां पे मुंबई में पहले 99 डेज लगते थे, 128 डेज लगते थे, अब कम होके 99 डेज ही लग रहे हैं मुंबई में। और पहले जब 157.5 डेज लगते थे और अब दिल्ली में 91 डेज ही लग रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं कह रहे हैं ना भाई, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन को कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए जो टाइम है अब वो कम हो रहा है, ठीक है। बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स जो 12 था वो इम्प्रूव होके 14 पर आया, और दिल्ली में हमारी जो क्वालिटी थी वो 12th रैंकिंग पे थी, 12th से इम्प्रूव हुई है और 14th पे आई है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं दिल्ली की तो पहले 11 थी, अब 14 पे हो गई है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स रिड्यूस हो गई है 23% से 5.4% पे, एंड डीटीएफ स्कोर जो है उनका पहले 38.80 था और अब 73.81 आ गया है, ठीक है क्या गाइस। चलो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो था ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, मैंने आपको बताया था भाई अक्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग कैसे होती है। इट इज अंडरटेकन बाय वे ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में ट्रेडिंग अंडरटेक की जाती है। चेंजेस इन टाइम एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। नाउ मैं आपको क्विकली ये एक बार बता देती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। भाई हम दिल्ली के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं दिल्ली का बता रही हूँ, मुंबई का आप अपने आप करना, ठीक है। चलो हम क्या बोल रहे हैं भाई,
डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस जो थे, जब हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना है मतलब कोई चीज बाहर से इंडिया में मंगानी है, या एक्सपोर्ट करना है मतलब कोई चीज इंडिया से बाहर भेजनी है, तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्री मतलब कुछ लिखा पढ़ी करनी होती हो कि भाई जब माल इंडिया के बाहर भेज रहे हो या इंडिया से बाहर कुछ इंडिया में मंगवा रहे हो, तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही, राइट। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको बॉर्डर कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो हम ये देखते हैं डॉक्यूमेंट्री और बॉर्डर कंप्लायंसेस अगर इंपोर्ट के हैं, तो ये क्या बोल रहा है, 2017 में टाइम लगता था 58 आवर्स और $140 लगते थे किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के, और बॉर्डर कंप्लायंस में 262 आवर्स लग रहे थे, तो कॉस्ट $550 लगती थी, जो कि 2018 में गिर के भाई डॉलर भी कम हो गए, मतलब कॉस्ट भी कम हो रही है और हमारा टाइम भी कम हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 262 से देखो कितना ड्रास्टिक फॉल है, ये गिर के 262 से 92 पे आ रहा है एंड कॉस्ट $550 से $323 पे आ रही है। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, यू जस्ट हैव टू रीड इट कि भाई ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में कैसे कैसे चीजें इजी हो रही हैं। सेम वे इंपोर्ट में 21 आवर्स लगते थे, कॉस्ट $90, और बॉर्डर कंप्लायंसेस में 125, कॉस्ट 403 गिर के 6 आवर्स पे आ गया, कॉस्ट गिर के $80 पे आ गई, 125 से 77 आवर्स पे आ गए बॉर्डर कंप्लायंस करने में, और $413 से $253 पर आ गए। मतलब इन शॉर्ट में इसको समराइज करूं तो दिल्ली से जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, और सिंस हम बॉर्डर से बाहर सामान भेज रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हमें कुछ बॉर्डर कंप्लायंसेस करने पड़े होंगे। तो एक साल के अंदर टाइम भी कम हो रहा है, कॉस्ट भी क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। सिमिलरली आप मुंबई का पढ़ लेंगे। हम नीचे आते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, टाइम और कॉस्ट में ऐसे ऐसे चेंज हुआ है। अब रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रॉबस्ट का मतलब ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इफेक्टिव है। रॉबस्ट मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या है, इफेक्टिव है। तो ऐसा इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जिसने इंस्पेक्शंस को बहुत ज्यादा कम कर दिया है। भाई हमें पता है कि जहाँ पे रिस्क ज्यादा होती है वहां पे इंस्पेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे रिस्क से। तो अगर रिस्क ज्यादा है तो इंस्पेक्शंस भी हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी रिस्क कम है तो हमारे इंस्पेक्शंस भी क्या हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे। तो हमने हमारे रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम्स ही इतने रॉबस्ट रखे हैं, इतने इफेक्टिव रखे हैं कि हमारे इंस्पेक्शंस तो वैसे भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ई संचित अलाउ ट्रेडर्स टू फाइल ऑल डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। अभी एक वेबसाइट बना दी हमने, क्या किया भाई, टाइम और कॉस्ट कम हो रहा है इसके लिए हमने एक वेबसाइट बना दी ई संचित। ये क्या कर रही है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सीधा इस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। हमें वैसे भी पता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे चीजें करना आज के टाइम में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोरोना के टाइम पे कोई भी अकेडमी या कोई भी क्लासेस अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाती, तो आपको क्या लगता है क्या वो उस टाइम में सरवाइव कर पाती? पॉसिबल ही नहीं है। तो हर चीज क्या हो रही है, इजी होने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली हमने ई संचित एक वेबसाइट बना दी जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट रिड्यूस्ड through the introduction of electronic self sealing of container at the factory। भाई अब हमने क्या कर दिया कि जिस कंटेनर में आप सामान भेज रहे हैं और जिस कंटेनर में सामान मंगवाया जा रहा है उसकी इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग की जा रही है। तो भाई जब इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग हो रही है तो उन कार्टून्स को, उन बड़े बड़े बॉक्सेस को बंद करने में जो टाइम लगता था और उनको सील करने के लिए जो एडेसिव वगैरह यूज किए जाते थे पैकेट्स को बंद करने के लिए, तो कॉस्ट भी कम हो रही है, टाइम भी कम हो रहा है। इज इट क्लियर गाइस? यहाँ तक समझ में आया? हमने दो इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? सी मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए प्लीज कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, राइट।
तो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर जो है इट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस। भाई बिजनेस स्टार्ट करना हम पढ़ रहे हैं। प्रोसीजर्स रिड्यूस फ्रॉम 11 to 10 in Delhi to 12 to 10 in Mumbai। भाई जितना आसानी से अब आप बिजनेस कर सकते हैं उसके ऊपर भी रैंकिंग की गई थी। भाई पहले जो डिफिकल्टी थी वो 11th पॉइंट पे थी, रिड्यूस होके 10th पे आ गई। सिमिलरली मुंबई के लिए पहले 12th पे थी तो अब 10th पे आ गई है। जो टाइम रिड्यूस हुआ है 30 से 60 डेज का, 16 डेज का इन दिल्ली, एंड पहले 29.5 डेज लगते थे, मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 30 दिन लगते थे किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो अब वो काउंटिंग 17 डेज की हो गई है। Pan can din now merge with spice making it is single form for company incorporation। समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ समझना है, कुछ रटना नहीं है। एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था स्पाइस फॉर्म, ठीक है। सपोज आप एक कंपनी है, ठीक है, आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो आपको इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अगर आपको कंपनी बनना है, ठीक है। कंपनी बनना है तो आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे, आपको हर डायरेक्टर्स का डिन लेना पड़ता है। आपको नहीं पता है डिन क्या होता है, मैं बताती हूँ। हर कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब भी कोई कंपनी बन रही है उसको डिन डायरेक्टर्स के लिए, भाई डायरेक्टर्स का डिन क्या है देना मैंडेटरी होता है। कंपनी के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे डायरेक्टर का डिन जो होता है लिखा हुआ होता है। तो जब भी आप कंपनी बनाते हैं, नई कंपनी रजिस्टर करते, तो आपको डिन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन आपको पता होगा, पैन कार्ड बनवाते हैं लोग, तो ऐसी कंपनी को भी अपने नाम का एक पैन कार्ड बनवाना पड़ता है और कंपनी को एक टैन कार्ड भी बनवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर है वैसे ही एक टैन होता है जो टीडीएस टीसीएस के लिए होता है। अब इतना आपको नहीं पता है तो सिर्फ याद कर लो कि जब भी नई कंपनी बन रही है उसको डिन लेना जरूरी है, विच इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड देन टीडीएस का अकाउंट नंबर विच इज नोन एज टैन। तो ये सारे तीनों फॉर्म्स के लिए पहले क्या होता था, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ता था। डिन के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता था कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लायंस फॉलो करने के लिए। पैन के लिए आपको इनकम टैक्स के पास जाना पड़ता था। टैन के लिए भी आपको जो है टीडीएस की जो अथॉरिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो डील करता है टैन के साथ। तो अलग अलग अथॉरिटीज के पास जाके आपको क्या लेना पड़ता था, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी। अब क्या किया गया, अब ये सारे काम के लिए एक पोर्टल बना दिया गया विच इज व्हाट, स्पाइस। इस फॉर्म को आप फिल कर दिए, ये एक सिंगल फॉर्म फिल करने से आपके डिन का काम भी हो जाएगा, पैन का काम भी हो जाएगा एंड टैन का काम भी हो जाएगा। तो भाई बिजनेस जब काम, किसी भी काम को करने का टाइम कम हो रहा है तो बिजनेस तो आराम से हो ही जाएगा ना, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट फॉर इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स इन मुंबई। मतलब पहले क्या होता था, एक शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट होता था। जब भी कोई नया बिजनेस स्पेशली इन मुंबई अगर स्टार्ट होता था तो आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाने की जरूरत होती थी। अब उस चीज की जरूरत नहीं है। हमारा जो डीटीएफ फैक्टर है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर, पहले 75 था, 75 से वो 80.96 पे आ गया है, तो भाई इम्प्रूव ही हुआ है ना, ठीक है। एक्सेस टू क्रेडिट मतलब कितनी आसानी से बिजनेस करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। एक्सेस टू क्रेडिट, हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है 29 से 22 पे, डीटीएफ इम्प्रूव हुआ है 75 से 80 पे। सिमिलरली जो स्ट्रेंथ है लीगल राइट्स इंडेक्स की वो इम्प्रूव हुई है। आपको सिर्फ रीड करना है गाइस, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब से हमने इंडिकेटर स्टार्ट किए, ये इंडिकेटर्स हमारे कंटेंट में सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि हमें पता चले अच्छा ठीक है ग्लोबली जहां जहां पे बिजनेस हो रहा है वहां पे किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जहां पे मैंने आपको एमसीक्यू मार्क करवाया, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपको वो कंटेंट याद करना है। जब से ये इंडिकेटर्स हमने पढ़ना चालू किया इनको सिर्फ एक बार रीड करके समझना है, आपको ये चीजें याद नहीं करनी है 29 से 20 पे आया, 75 से 80 पे आया, नो। जहां मैं आपको मार्क करवाऊंगी वो आपको याद करना है। Secured creditors will now be repaid first during business liquidation, hence priority over other claim। अभी हर बिजनेस के अंदर क्रेडिटर्स होते हैं, राइट, ठीक है, जो हमसे पैसा मांगते हैं। कुछ ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं सिक्योर्ड होते हैं, जो
तो हम कह रहे हैं जब भी अगर कोई बिजनेस लिक्विडेशन में जाता है, लिक्विडेशन का मतलब है बंद हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो भी कंपनी में या उस पर्टिकुलर बिजनेस में लिक्विडेटर्स होंगे, उन सॉरी लिक्विडेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स, उस कंपनी में जो भी क्रेडिटर्स होंगे, तो हम कह रहे हैं उन क्रेडिटर्स में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे ना, उनको प्रायोरिटी मिलेगी लिक्विडेशन के टाइम पे, उनको पहले पेमेंट किया जाएगा ओवर एंड अबव नॉर्मल क्रेडिटर्स, ठीक है क्या? ओके, नाउ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। भाई एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस करने के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई? आजकल बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वो हर फैक्ट्रीज ना रिमोट लोकेशंस पे लोकेटेड हैं, तो इन रिमोट लोकेशंस पे इलेक्ट्रिसिटी का पहले होना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस भी रिमोट लोकेशंस तक इजीली पहुंच रहा है। तो हम कह रहे हैं प्रोसीजर्स तो थे वो 5 से 3rd पे आ गए इन दिल्ली एंड 5 से 4th पे आ गए इन मुंबई, और डीटीएफ फैक्टर भी 85 से इम्प्रूव होके 89 पे आ गए, ठीक है क्या? अब हम कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हैज टेकन प्लेस ड्यू टू कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कैरी आउट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म सपोर्टेड बाय द ब्यूरोक्रेसी which has changed its mindset from a regulator to the facilitator। अभी देखो ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं भाई? गवर्नमेंट के माइंडसेट में क्या होता था भाई, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सत्ता है, वो एक रेगुलेटर का काम कर रही है, रेगुलेटर मतलब आपके ऊपर 10 तरह के लॉज इम्पोज कर दिए और बोला कि आपको ये भी फॉलो करना है, बिजनेस करो तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो एक रेगुलेटर का काम कर रही है, मतलब आपको कंट्रोल कर रही है, हर चीज को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर का काम करने लग जाए, फैसिलिटेटर मतलब अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर गवर्नमेंट ही ऐसी हो जाए, बोले यार इतने सारे लॉस का कंप्लाइंस आप करोगे तो आप बिजनेस कब करोगे, तो हम आपके लिए फॉर एग्जाम्पल स्पाइस फॉर्म की फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके डिन का, आपके पैन का, आपके टैन का, सबका काम एक साथ हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने एक तरह की फैसिलिटी दी ना। तो जब गवर्नमेंट ही अपना माइंडसेट चेंज कर रहा है रेगुलेटर होने की बजाय फैसिलिटेटर होने का, तो भाई इंडिया में इम्प्रूवमेंट तो आएगा ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी फैसिलिटेटर बन के, फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, तो कौन बिजनेस नहीं करना चाहेगा, राइट? द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ स्टेक होल्डर्स। अभी मैंने स्टेक होल्डर्स क्या, आपको पता है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस। मैंने आपको बोला भाई क्रेडिटर्स हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजमेंट भी होता है, मतलब वो सारे लोग जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, जिन लोगों का किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, भाई इन्वेस्टर है जिसने बिजनेस में इंटरेस्ट लगा रखा है, तो उसका तो इंटरेस्ट होगा ही कि भाई बिजनेस अच्छा कर रहा है नहीं, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। गवर्नमेंट है, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट हो सकता है। मैनेजमेंट है, भाई जो मैनेजर चला रहा है उसको भी तो रिटर्न चाहिए, तो हम कह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। शेयर होल्डर, भाई उनको डिविडेंड प्रॉपर मिलेगा या नहीं। क्रेडिटर, जिनको हमें पैसे देने हैं, कहीं उनका भी इंटरेस्ट होगा, भाई टाइम पे पैसा पे कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स नहीं, ये सारे लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री। भाई हमने इन सारे स्टेक होल्डर्स से बात करी, हमने उनसे पूछा ये समझने के लिए कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर चैलेंज क्या है, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को लोग कैसे री इंजीनियर कर रहे हैं, री इंजीनियरिंग मतलब वापस नए तरीके से स्टार्टिंग से करना, ताकि चीजें और आसानी से हो सकें, और सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस प्रोवाइड करना, ताकि चीजें आसानी से की जा सकें, to create a more conducive business environment in the country। conducive का मतलब बहुत ज्यादा आसानी से कोई चीजें करी जा रही हैं उसको बोलते हैं। एज अ रिजल्ट इतने सारे एफर्ट्स अगर लग रहे हैं तो इंडिया का रैंक तो इम्प्रूव होगा ही ना। ये देखो 2017 से 2018 के बीच में 23 पोजीशन का हमारा जंप था, 2016 से 17 के बीच में हमारा 30 पोजीशंस का जंप था, तो टोटल 2 सालों में हमारा जंप कितना हो गया? ये हो गया हमारा 53 पोजीशंस का। उससे पीछे 2 साल जाएं, देखो 2014 से 2016 की बात कर रहा है,
तो टोटल 2 सालों में 12 पोजीशंस का जंप है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो टोटल 65 हो गए ना, 53 प्लस 12 इज 65। पिछले 2 सालों में 53 पोजीशंस का जंप, पिछले 4 सालों में 65 पोजीशंस का जंप। यही चीज आपको ऊपर बताई गई थी और ये चीज आपको याद करनी है। मैंने आपको ऊपर डीटीएफ फैक्टर भी बोल दिया था, 60.76 से 67.63 आ रहा है। और उससे पीछे जाओगे, मतलब उससे पहले था 56.25, उससे पहले था 53.97। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट याद करना है। मैं एक बार वापस मार्क कर देती हूँ। ये टेबल आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। यहाँ पे जो जंप है 12 पोजीशंस का जंप है पिछले 2 सालों में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक टोटल 53 पोजीशंस का जंप है। तो हम टोटल चारों सालों की अगर बात करें तो चारों सालों में 65 पोजीशंस का जंप है। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद करना है। इसके अलावा डीटीएफ रेट आपको याद करनी है। डिस्टेंस टू फ्रंटियर 60.76 से 67.23 के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या बाबा? कोई डाउट है क्या? अभी तक जो भी हमने टॉपिक किया है वहां पे किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, दुख है? बोलो, सब सही करते हैं। अभी ऊपर हम बोल रहे थे 6 इंडिकेटर्स, अब ये 6 की जगह यहाँ पे 8 इंडिकेटर्स बोल दिए हैं। भाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हमने इम्प्रूव किया है पिछले 4 सालों में, इलेक्ट्रिसिटी अवेल करने में, ट्रेडिंग ट्रेडिंग बोर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स में, पेइंग टैक्सेस में, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में। इंसॉल्वेंसी मतलब भाई जब हमारा पैसा रिकवर नहीं होता है तो हम इंसॉल्वेंसी के अंदर जाते हैं कि कैसा हमारा रुके हुए पैसे को रिकवर कर सकें। ये पार्ट आप आने वाले आपके एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एग्जाम्स में इंसॉल्वेंसी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी का इन शॉर्ट मतलब है आपका पैसा अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो कैसे कैसे रिकवर करें आप। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी जिसको बोला जाता है उसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। देन एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे पिक्चर में लाना है, बिजनेस को स्टार्ट करना, क्रेडिट अवेल करना, ये सारी चीजें हम क्या बोल रहे हैं पिछले 4 सालों में इम्प्रूव हुई है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट। हमने पहले क्या बोला था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय वर्ल्ड बैंक 2019, जिसमें उन्होंने हमें DBR रिपोर्ट दी थी 2019 की। अब यहाँ पे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। भाई हम वापस DBR रिपोर्ट की ही बात कर रहे हैं, बट इस बार DBR रिपोर्ट जो है वो हमें कौन दे रहा है, पहले वर्ल्ड बैंक दे रहा था, अब हमें दे रहा है DPIIT विच मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ले लो, एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, हर स्टेट की गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। और इनका एम क्या था भाई, हमें इम्प्रूव करना है हमारा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को, और फैसिलिटी मतलब रेगुलेशन भी फॉलो हो जाए बट साथ में बिजनेस करने के लिए लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करो। तो भाई आपका कानून हंसते हंसते फॉलो करेंगे। आप सिर्फ लॉज इम्पोज करते जाएंगे तो करना तो है ही, बट क्या होंगे, कंप्लाइंसेस टाइम पे नहीं होंगे। बट आप लॉ को फुलफिल करने के साथ साथ उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब फैसिलिटीज होंगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? द डिटेल्स ऑफ एक्शंस टेकन इन दिस रिगार्ड्स एज गिवन बिलो। अब हमने पहले डीबीआर रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक 2019 पढ़ा था, अब हम बोल रहे हैं डीबीआर रिपोर्ट बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। इसके अंदर हम अलग अलग इंडिकेटर्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप समझना, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट, ठीक है। हम बोल रहे हैं अभी ये वापस वर्ल्ड बैंक का इंडिकेशन दे रहा है कि भाई वर्ल्ड बैंक ने कैसे असेसमेंट किया था, हम वो देखते हैं। और यहाँ पे आपको जो जो चीजें मार्क करनी है वो मैं बताती जाऊंगी। ये जो टेबल में रैंक्स है ना, ये रैंक्स आपको लर्न करते हैं, सिर्फ इस टेबल वाले ध्यान रखना, इस टेबल के MCQ
एंड मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग के 4-5 ही याद हो जाए तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग का बिजनेस तो आपको रैंक याद होना चाहिए कि रैंक वाज 137, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट तो रैंक था 52, ऐसे करके कुछ 7-8 रैंक्स हैं, आप ध्यान रख लेना। स्टार्टिंग के 3-4 तो याद ही कर लेना, लास्ट के नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के आपको याद होने चाहिए। मैं स्पेसिफिकली बार बार बोल रही हूँ, जहां मैं आपको मार्क करवा रही हूँ आपको वही वही चीजें देखनी है। ये टेबल आपको एमसीक्यू के लिए याद करनी है, करेक्ट क्या? हम बोल रहे हैं अब द वर्ल्ड बैंक रिलीज द डीबीआर 2019 ऑन 31 अक्टूबर 2018। एमसीक्यू ऊपर बताया था, देखो ऊपर जब डीबीआर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी तो उसने अलग अलग इंडिकेटर्स पे बात कर ली। फिर भाई ये बोल रहा है डीबीआर रिपोर्ट हमारे डीपीआईआईटी ने भी करा था। डीपीआईआईटी इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्री ट्रेड्स के लिए, ठीक है। अब हम बता रहे हैं भाई वर्ल्ड बैंक असेसमेंट कैसे कर रहा है, मतलब ये पार्ट जो है तो यहाँ पे हमने इनका एम वगैरह समझ लिया। अब ये हमें बता रहा है कि भाई वर्ल्ड बैंक ने जो डूइंग बिजनेस असेसमेंट किया था वो कैसे किया था और कब लेके आया था। तो डीबीआर रिपोर्ट 2019 में तो आई थी, पर 2019 में रिलीज हुई थी और ये आई कब थी, 31 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। आपको ये डेट एमसीक्यू के लिए याद करनी है। डीबीआर 2019 की रिपोर्ट आई थी 31 अक्टूबर 2018। मैम ऐसे कैसे भाई, रिपोर्ट 2019 के नाम से आई बट आई किस दिन, 2018 की 31 अक्टूबर को, जिसमें हमने बोला इंडिया ने 190 कंट्रीज में से 77th रैंक पे आके दिखाया। पिछले साल 2017 में हम बार बार बोल रहे हैं 100 पे थी, 2018 में अपना 77th रैंक पर आई बाय डूइंग बिजनेस टीम। इंडिया ने 23 रैंक्स का लीप लिया 2018 में। The DBR is an assessment of 190 countries and to cover 10 indicators। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई DBR जो है हमारा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो थी 2019 की, उसमें मैंने आपको बोला था भाई 190 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। उसमें हर कंट्री को अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने टेस्ट किया था और ऐसे कुछ 10 इंडिकेटर्स थे, ठीक है। 10 इंडिकेटर्स थे। द इंडिकेटर्स वाइज रैंक ऑफ इंडिया इज इन द वर्ल्ड बैंक डीबीआर इज एज फॉलोज। तो इस वाली टेबल के अंदर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ स्टार्टिंग के 4-5 आपको अच्छे से याद करने हैं। यस आपको याद करने हैं, आप याद करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है क्या? आ जाइए। नेक्स्ट इज, इस टेबल में अगर हम आ जाते हैं, देन रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी का 166 रैंक था, गेटिंग क्रेडिट का 22nd रैंक था, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने का 7th रैंक था। सी मैं आपको कहीं भी फैक्ट्स याद करने को नहीं बोल रही हूँ, बट प्लीज इस टेबल को छोड़ना मत, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ओवरऑल लास्ट तक आए तो 77th रैंक इंडिया का था। ये तो हमें अब मैम आज की क्लास में याद हो ही गया है। Some of the major indicator-wise reforms undertaken by the government towards easing the business environment in the countries are as under। भाई बिजनेस करने के तरीके को इजी कैसे किया है ये पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बोला the minimum capital requirement for public and private company has been eliminated under the Companies Amendment Act। भाई बिजनेस करना इजी हो रहा है तो कुछ कुछ रिफॉर्म्स चेंज क्यों होंगे। रिफॉर्म्स में हमने रेगुलेशंस हटा के हमने फैसिलिटेशन वाला रास्ता अपनाया, जिसमें हम हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके पास फैसिलिटी होगी तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली करना आसान हो जाएगा ना। पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट के अंदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती थी। भाई अगर आप कंपनी बना रहे हो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, तो आपको इतनी इतनी मिनिमम कैपिटल रखनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम कैपिटल का क्लॉज भी हटा दिया। अब लोगों के पास उतनी कैपिटल नहीं भी है तो भी वो इंसान क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। मैंने आपको बताया सिंगल स्पाइस फॉर्म लेके आए हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। भाई हर कंपनी को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, डिन के लिए, पैन के लिए, टैन के लिए। अब उनको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक स्पाइस फॉर्म भर दो। अगर आपने स्पाइस फॉर्म भर दिया तो आपका डिन का काम, पैन का काम, टैन का काम तीनों एक साथ हो जाएंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू की स्पाइस फॉर्म के अंदर कौन कौन से
हमारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, तो हमारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर बन जाता है, और हमारा टैक्स डिडक्टेड मतलब टीडीएस, टैक्स डिडक्शन को हम बोलते हैं टीडीएस और कलेक्शन को बोलते हैं टीसीएस। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसका एक नंबर होता है जो दिया जाता है टैन से, विच इज टैक्स डिडक्शन स्लैश कलेक्शन अकाउंट नंबर। जब भी कोई कंपनी नई बनती है, उनको इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ बनाने के लिए स्पाइस फॉर्म भर दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है क्या? अब एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया भाई, एजाइल। ठीक है, the form agile means application for registration of goods and service tax number। अगर आपको कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर करवाना है, हम सबको पता है जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर आपको रजिस्टर करवाना है, या आप एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ईएसआईसी लगता है। मैम व्हाट इज ईएसआईसी? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एम्प्लॉय, हर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, हर कंपनी का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो आप जब इंश्योरेंस करवाते हो तो आपके ऊपर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लगता है जो ईएसआईसी के नाम से। तो अगर आपके एम्प्लॉयज का आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको ईएसआईसी के अंदर भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और अगर आप अपनी एम्प्लॉयज का पीएफ काटते हो, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं बोलती हूँ EPFO विच इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पीएफ का पैसा एम्प्लॉयज का काटना है। पीएफ उनका उनके रिटायरमेंट के लिए साइड में करना। आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन माइनस करके आपके पीएफ के पैसे में डालता है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पीएफ का पैसा मिलता है ताकि आप अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सकें। तो ये जब तीनों चीजें, अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, या आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का आपको लेना है, तो हम कहते हैं इन तीनों चीजों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि जीएसटी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड के लिए अलग डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो अब आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्म फिल कर लीजिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, टाइम पे आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। भाई अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब अलग अलग जगह जा नहीं रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो भाई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स मैम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस दैट इज रन। आपको ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। देखो मैं इस चैप्टर को आपको कितना कंसाइज करके पढ़ा रही हूँ। हम पढ़ सारी चीजें रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है उनको ही हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम पे जब रिवाइज करेंगे, जहां जहां पे एमसीक्यू लिखा हुआ है वो चीजें आपको क्लियर लर्न कर लेना, एंड इट विल बी डन। लॉन्च ऑफ अ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब सीरीज सर्विस दैट इज रन, रिजर्व यूनिक नेम फॉर रिजर्विंग अ नेम। अब आप क्या कर सकते हो, रन पे जाके रिजर्व यूनिक नेम पे आप क्या कर सकते हैं, अपना नए नाम को रजिस्टर करवा सकते हैं। और आपने अगर वो नाम रजिस्टर कर लिया तो आपका नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। इस पे पहले डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत थी, अब वो रिमूव कर दी गई। डिजिटल सिग्नेचर आप देखेंगे जब आगे आएंगे, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ऑनलाइन जब आप किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट में डीएससी बोला जाता है। तो आप डीएससी यूज करते हैं कहीं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। तो पहला ऐसा रिक्वायरमेंट था कि अगर आपको आपकी कंपनी के नाम को रजिस्टर करवाना है, रिजर्व करवाना है यूनिक नाम से, तो आपको डीएससी साइन करना पड़ता था, डीएससी से इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना पड़ता था। अब वो हमने रिक्वायरमेंट हटा दी है, आप सिंपल यूनिक रिजर्व यूनिक नेम से भी रजिस्टर कर सकते हैं। Incorporation of free fee reduced to zero for companies with authorized capital up to INR 15 lakh। भाई हर कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, ये भी हमारा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैम आप तो सारे ही मार्क करवा रहे हो बेटा, 3-4 ही तो हैं, सिक्वेंशली आते जा रहे हैं, क्विकली याद होते जाएंगे। तो जब भी कोई कंपनी है वो रजिस्टर हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस थी, तो भाई अब वो फीस कम होके 0 हो गई अगर आपकी ऑथोराइज कैपिटल जो है 15 लाख तक है। मतलब मैं कह दूं अगर आप एक नई कंपनी लेके आ रहे हो और आपकी ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख से कम है, तो आपको कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए 0 फीस देनी पड़ेगी, कोई फीस की जरूरत नहीं है। एंड द रिक्वायरमेंट टू इशू फिजिकल पैन कार्ड हैज बीन एलिमिनेटेड। अब आपको फिजिकली पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। एडिशनली पैन एंड टेन आर मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन which is considered as a sufficient proof of PAN and TAN। मतलब अगर आपने कोई फॉर्म भरा,
ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब आपने लिया होगा, रजिस्टर करवाया होगा कंपनी को, तो आपने अपना पैन भी दिया होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर और टैन भी दिया होगा। ठीक है, तो आप हर जगह पे अब आपकी कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ही दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पैन और टैन है। आपको अलग से हर जगह पे कहीं भी पैन और टैन ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हमने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको स्पाइस फॉर्म, एजाइल फॉर्म, रिजर्व, यूनिक नेम और इनकॉर्पोरेशन, ऑथोराइज कैपिटल अगर 15 लाख से कम है तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टोटल 6 पॉइंट्स थे, 6 में से मैंने आपको 4 स्टार मार्क करवाए हैं फॉर एमसीक्यू। ठीक है क्या गाइस? लास्ट 2 पॉइंट्स एंड देन आज का क्लास हम वाइंड अप करते हैं। ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी इज प्रोवाइडेड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल। अगेन अ पॉइंट फॉर एमसीक्यू। भाई आप ऑनलाइन और कॉमन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके ऊपर पीएफ भी लगता है और एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस भी लगता है, तो वो सीधा श्रम सुविधा पोर्टल पे जा सकते हैं और एक साथ रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं। Registration under Mumbai Shops and Establishment Act provided in real time without any cost and inspection। भाई अगर आपको मुंबई में शॉप और स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना है तो अब आपको हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और कोई भी इंस्पेक्शन, पहले ऐसा होता था कि आप शॉप एक्ट में रजिस्टर करवाते तो डिपार्टमेंट से कोई बंदा आके पहले इंस्पेक्ट करके जाता था, पैसा लगता था, देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता था। अब रियल टाइम में हो जाता है, कोई कॉस्ट और इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब हाथों हाथ हो जाता है। eliminated the requirement of bank account detail for GST registration। अब GST में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमने कितने पॉइंट्स किए? 9 पॉइंट्स, जिसमें से मैंने आपको 5 MCQ के लिए स्टार मार्क करवाए थे। इज इट क्लियर गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट 2/3 हो गया है, 1/3 इट इज पेंडिंग, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट भी करेंगे एंड देन कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक लास्ट 15 मिनट्स में रिवाइज भी करेंगे। मैम पूरा रिवाइज करेंगे, ऑफ कोर्स पूरा रिवाइज करेंगे, और बहुत इजी करके दूंगी आपको ये चैप्टर। सो स्टे ट्यून टिल वी कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक